तो ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। जो कौन कौन से देश हैं जिनके पास बहुत ज्यादा तेल है, प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अब ऐसे कई देश हैं जिनके पास तेल तो है बहुत सारा और अच्छा तेल है, लेकिन अभी तक या तो उनको पता नहीं चल पाया, पता लगा है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सारी चीजें, सीधी बात है, आपके पास भी तेल का कुआं है, मेरे पास भी तेल का कुआं है, ठीक है, और हम मन चाहे जितना भी तेल निकालें, तो जो हम बेच पा रहे हैं $70 पर बैरल या $60 पर बैरल, अगर सब लोग अपनी मनमानी करेंगे तो तेल का भाव हो जाएगा $20 पर बैरल। पूरा का पूरा मामला ईरान का, ये तेल का है। ईरान क्या करता है? ईरान को पता है कि अगर हॉर्मुज रोक देगा तो आपके घर में बजट की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कहेंगे हर चीज महंगी हो गई यार। अब ईरान को प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ब्लॉक करा गल्फ ऑफ ओमान? इसलिए ब्लॉक करा कि इसने, यानी कि ईरान ने अपनी कंपटीशन बर्बाद कर दी। कतर अब गैस नहीं बेच पा रहा, सऊदी अरब तेल नहीं बेच पा रहा, यूएई की दुकान बंद कर रहे हैं, बहरीन की दुकान बंद कर रहे हैं। ये सब की दुकानें बंद करने के चक्कर में है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यूएई एग्जिट्स ओपेक। दोस्तों, यूएई जो है उसने ओपेक के दरवाजे तोड़ दिए और बाहर निकल गया। ये ओपेक है क्या? ये क्यों बनाया गया था? ऑर्गेनाइजेशन है क्या? और इसमें जियोपॉलिटिक्स में जो हलचल आई है क्योंकि यूएई दरवाजे के बाहर चला गया, दोस्तों इसके बारे में आज समझाऊंगा। बहुत डिटेल्ड वीडियो बन रहा है आज और बहुत डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका ओरिजिन क्या है, ओपेक है क्या और ओपेक क्यों शुरू किया गया। ये पूरा मैटर था क्या? चलिए समझते हैं। UAE leaves OPEC in blow to oil cartel during war on Iran. The United Arab Emirates has announced its decision to quit OPEC and OPEC Plus to focus on national interests, dealing a heavy blow to the oil exporting groups at a time when the US-Israel war on Iran has caused a historic energy shock and rattled the global economy. तो सबसे पहले OPEC और OPEC Plus दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इसने अलविदा कर, पहले ओपेक ही बना था, फिर बाद में कुछ और देशों को इन्होंने ज्वाइन करवाया तो ओपेक प्लस बन गया। अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या दोस्तों स्टोरी। ये वेनेजुएला सबसे ज्यादा उसके ऑयल रिजर्व्स हैं, फिर सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, कनाडा, इराक, यूएई, कुवैत, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, लीबिया और फिर अन्य देश। तो ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। जो कौन कौन से देश हैं जिनके पास बहुत ज्यादा तेल है, प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अब ऐसे कई देश हैं जिनके पास तेल तो है बहुत सारा और अच्छा तेल है, लेकिन अभी तक या तो उनको पता नहीं चल पाया, पता लगा है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सारी चीजें हैं, इसलिए हर समय लिखते हैं, ये वर्ड यूज करा जाता है प्रूवन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्रूवन, यानी कि सबूत है इसका कि इनके पास इतना तेल है। The move, which takes effect on Friday, reflects the UAE's long-term strategic and economic vision and evolving energy profile. During our time in the organization, we made significant contributions and even greater sacrifices for the benefit of all. However, the time has come to focus on our efforts on why our national interest dictates. UAE Energy Minister Suhail Mohammed Al Marzoui said, the decision was taken after a careful look at the regional powers' energy strategies. बेसिकली क्या था दोस्तों, अगली स्लाइड में मैं आपको इत्मीनान से समझाऊंगा कि ये है क्या, ये पूरा गेम क्या है और यूएई बाहर क्यों गया। अब जैसे यूएई की तरफ से एक बड़ा एक औपचारिक सा, एक बड़ा ऑफिशियल सा बयान है कि हमें लगा कि अब वो वक्त है कि अपनी एनर्जी प्रोफाइल को देखें और इसको एग्जिट करने का वक्त है, तो हमने एग्जिट कर दिया। मामला इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, इसमें मामला पैसे का भी है, इसमें एनर्जी का भी है, इसमें जियोपॉलिटिक्स का भी मामला है। अब ये देखिए, When was the OPEC established? थोड़ा सा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आज की तारीख में जो ईरान कर रहा है वो क्यों कर रहा है और जो यूएई ने किया वो क्यों किया। The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, यानी कि Organization of Petroleum Exporting Countries, is a permanent intergovernmental organization based in Vienna, Austria, that has the objective of coordinating and unifying petroleum policies among member states. Basically क्या है? पॉलिसी है, कौन सा देश कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है और कितना बेचता है। क्योंकि देखिए सारा मामला डिमांड और सप्लाई का है। तेल महंगा क्यों हो रहा है, अभी गैस महंगी क्यों हो रही है? सिंपली बिकॉज डिमांड उतनी है, सप्लाई बंद कर दिया आपने। 20% दुनिया का सप्लाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था बंद कर दिया। डिमांड और सप्लाई में गैप बन गया, जब गैप बन गया तो महंगा हो गया। अब वही गैप, अगर सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड कम है,
डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर तेल के दाम क्रैश हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ओपेक बनाया गया। अब इसके पहले कि मैं आगे आपको बताऊं कि क्या क्या हुआ, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ओपेक में देश कौन कौन से हैं और ओपेक प्लस में देश कौन कौन से हैं। ये समझने वाली बात है कि ओपेक जो है इसमें 12 देश हैं जो कि 40% ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये ओपेक के मेंबर्स कौन है? सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन एंड इक्वेटोरियल गिनी। एक तो ये हैं। और ओपेक प्लस मेंबर्स कौन से हैं? रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, ब्रुनेई, साउथ सुडान, सूडान। ठीक है, अब इन लोगों के पास रशिया को छोड़ के और मेक्सिको और ये सब, ये बाकी आप देखें ना नीचे नीचे, इनके पास बहुत कम तेल है। दे हैव वेरी लेस ऑयल। रशिया के पास काफी सारा है और आप सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई देख सकते हैं धीरे 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 फिर कम 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 होता चला जा रहा है। ठीक है, अब इधर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि दोस्तों जब ईरान ने हमला किया तो ईरान ने किस किस के ऊपर हमला किया, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। हर समय ये नहीं होता कि आपने हमारे ऊपर बम डाला तो हमने आपके ऊपर, ना ना, वो एक अलग चैप्टर है। ये देखिए साहब, ये ईरान है। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया। इराक अपने आप बीच में कूदा क्योंकि यहां पे कतैब हिजबुल्लाह है और ऐसे कई सारे ग्रुप हैं जो कि ईरान के कंट्रोल में हैं। ईरान ने यूएई पर हमला किया। ईरान ने कुवैत के ऊपर हमला किया। ठीक है जी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो टॉप वाले, इंक्लूडिंग इराक, मैं इराक को भी इसमें जोड़ रहा हूं क्योंकि इराक से भी मिसाइल फायर हुई हैं और इराक भी वहां पे मिलिशिया हैं और वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 जो ओपेक के परमानेंट मेंबर, जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं, उनमें से टॉप 5 हैं। टॉप के टॉप 5 में आग लगी हुई है। अब क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या ये इत्तेफाक है, ये सोच समझ के किया है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ओपेक यानी कि ये तेल वाले जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इसमें भी आग लगी है, इसमें भी आग लगी है, इसमें यार ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये हुआ है। ये ओपेक प्लस मेंबर्स हैं, ये 10 हैं। रशिया में आग लगी है, ठीक है ना। ओमान पे हमला किया है, दिस यू नो वेरी वेल। और बाकी देश जो हैं वो छोटे छोटे, उनके पास ज्यादा ऑयल है नहीं। अब मैं वापस इतिहास पे आता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द ऑर्गेनाइजेशन परस्यूज प्राइस स्टेबिलिटी बाय सेटिंग अग्रीड प्रोडक्शन कोटाज फॉर द मेंबरशिप व्हिच टुगेदर कंट्रोल्स अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 1960। 1960 में इसको क्रिएट किया गया। 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग फाउंडिंग स्टेट्स, इसमें ईरान शामिल, इराक शामिल, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ये 5 देश थे जिन्होंने बगदाद कॉन्फ्रेंस में बोला कि यार ओपेक जैसी एक चीज होनी चाहिए। सीधी बात है, आपके पास भी तेल का कुआं है, मेरे पास भी तेल का कुआं है, ठीक है, और हम मन चाहे जितना भी तेल निकालें, तो जो हम बेच पा रहे हैं $70 पर बैरल या $60 पर बैरल, अगर सब लोग अपनी मनमानी करेंगे तो तेल का भाव हो जाएगा $20 पर बैरल। फिर सबको नुकसान होगा। आपको जो आपका 60 पे बिकने वाला है वो 20 पे बिकेगा, 1/3 पे बिकेगा। ये सारा का सारा जो गेम है डिमांड एंड सप्लाई का है कि जितना आप तेल के सप्लाई को खुले मार्केट में आप जितना तेल डंप कम करेंगे और हिसाब से तेल को देंगे, हिसाब से, तो उतना ही ज्यादा तेल की वैल्यू रहेगी। तो तेल को एक सर्टेन लेवल पे करना है। ऐसा नहीं कि एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी कर दी कि बिल्कुल ही तेल अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसा कर दिया कि बहुत ज्यादा तेल अवेलेबल है। नहीं, एक हिसाब से तेल को मार्केट पे हमें डालना है। इस स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई ओपेक होना चाहिए। At that time, global oil markets were dominated by a group of powerful Western oil companies known as the Seven Sisters, which controlled production and set prices. The broader aim of the founding countries was to assert sovereignty. हमारा तेल है, हमारी मर्जी है, हम जैसे बेचें। यानी कि जो सेवन सिस्टर्स ये कंपनीज थी, ये वेस्टर्न ऑयल कंपनीज थी। ये तो कोई अमेरिका की, यूरोप की, ये सारी की सारी वेस्टर्न ऑयल कंपनी, कैनेडियन ऑयल कंपनीज, ये सारी की सारी थी। तो इन लोगों ने बोला यार तेल तो हमारे पास है, तुम कैसे दाम सेट कर सकते हो हमारे तेल का? हमारी मर्जी, हम जितने पे बेचें ना बेचें, हमारी मर्जी है। तो इन्होंने एक सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, उसके लिए बोला कि नहीं ओपेक होना चाहिए। और
their natural resources and secure fair and stable prices for petroleum producers as well as regular supplies to consuming nations. Since 2016, OPEC has also cooperated with other nations through its OPEC Plus framework, bringing its output to about 41% of global supply. तो ये हो गया OPEC और ये हो गया OPEC Plus. पहले OPEC के मेंबर थे 12, फिर बाद में OPEC Plus के मेंबर और 10 हो गए, तो टोटल मिला के जो इनके मेंबर्स हैं वो 22 हैं आज की तारीख में. तो ये इनकी स्टोरी है दोस्तों. और जैसा मैंने आपको बताया कि जो टॉप मेंबर्स हैं, इधर आग लगी हुई है. ये ज्यादा कोइंसिडेंस हो गया ना कि जिसके पास तेल है वहां पे आग लगी हुई है. अब दोस्तों हम आते हैं कि व्हाई डिड यूएई लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस? छोड़ा क्यों? Alongside Saudi Arabia, the UAE is one of the few OPEC members with meaningful spare capacity which allows the organization to respond to supply shocks. अब इनके पास meaningful spare capacity है. अब meaningful spare capacity क्या है? चलिए मैं आपको आगे चल के बताता हूं. Nations with spare capacity may decide to cash out their reserves rather than use them to adjust the market. The UAE's assertive foreign policy approach has progressively isolated it from fellow OPEC members, especially Saudi Arabia, which disagrees with its positions on Yemen and elsewhere. तो यमन में आप जानते हैं क्या हो रहा है दोस्तों? बिल्कुल सऊदी अरब, मैप देखेंगे नीचे यमन है, वहां पे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, आर्म कर रहा है, कुछ ग्रुप्स को यूएई सपोर्ट कर रहा है और आर्म कर रहा है, और ये इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है. अब दोस्तों अगर आप मैप देखेंगे सऊदी अरब का, बिल्कुल उसके नीचे यमन है और यहां पे एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. और लड़ने वाले जो हैं यमनी हैं, लेकिन लड़वाने वाले हैं सऊदी अरब और यूएई. ये अलग अलग गुटों को, अलग अलग गिरोहों को फंड कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और वहां पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. और तेल का इस्तेमाल हो रहा है, तेल के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है. पूरा का पूरा मामला ईरान का, ये तेल का है. ईरान क्या करता है? ईरान को पता है कि अगर हॉर्मुज रोक देगा तो आपके घर में बजट की प्रॉब्लम हो जाएगी. आप कहेंगे हर चीज महंगी हो गई यार, तो फिर आप प्रेशर डालेंगे अपनी सरकार के ऊपर. आपकी सरकार फोन करेगी ईरान को, बोलेगी यार ये क्या कर रहे हो? ईरान कह रहा है हम क्या करें, हमारे ऊपर हमला कर दिया, हम और क्या करें? फिर आप अमेरिका को फोन करोगे, इजराइल को फोन करोगे. इस तरीके से ऑयल को लेकर प्रेशर बन रहा है. Abu Dhabi, meanwhile, has been carving out its own sphere of influence across the Middle East and Africa and has doubled down on relations with the United States and Israel, with which it opened ties in 2020 Abraham Accords and view relations with Israel as a critical lever. अच्छा, ये सब चीजें हो गई हैं इनकी, ठीक है ना. इस तरीके से यूएई ने बोला कि साहब हम तो यहां से निकल रहे हैं, ये पावर गेम चल रहा है और हम यहां से निकल रहे हैं. यार अगर हमारी एक कैपेसिटी ऑयल प्रोड्यूस करने की, मानिए कि हमारी 3.5 मिलियन बैरल्स की डेली कैपेसिटी है, 3.5 मिलियन. मैं ऐसे गेस वर्क कर रहा हूं, मैं आपको कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं बता रहा. मैं ये कह रहा हूं कि 3.5 मिलियन बैरल अगर रोज यूएई एक्सपोर्ट कर सकता है, ओपेक में रहेगा तो ओपेक का कानून है, आप यार 2 मिलियन से ज्यादा मत करो, 2 मिलियन से ज्यादा आप मत करो. तो 1.5 मिलियन का क्या होगा? चुपचाप रहो यार, शांत रहो, क्योंकि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे तो सबका फायदा है लॉन्ग टर्म में. आज की तारीख में कोई देश आया यूएई को बचाने के लिए? यूएई ये कह रहा है यार ईरान हमारे ऊपर मिसाइल मार रहा है, बम मार रहा है, हमारे ऊपर ड्रोन मार रहा है, राइट? हमारा फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गई, हम क्या करें? तो ये जो ईरान की लड़ाई है, इसने पूरे के पूरे ओपेक को रप्चर कर दिया और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को दोस्तों रिडिफाइन कर रहा है लड़ाई. अब यहां पे why the UAE's exit from OPEC is a big deal. While OPEC production is dominated by Saudi Arabia, the UAE had the second highest spare production capacity. In other words, it was the second most important swing producer capable of increasing production to help ease prices. सऊदी अरब के बाद अगर कोई सबसे बड़ा प्लेयर तो कौन है? अच्छा, UAE. क्यों? क्योंकि स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसके पास. अब स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि, अब मैं आपको समझाता हूं. OPEC quotas limited its production to 3.5 million barrels per day. अब क्योंकि वो ओपेक का मेंबर था तो ओपेक ने कोटा निकाला कि भाई आप ना 3 से लेकर 3.5 मिलियन बैरल, यानी कि तकरीबन 35 लाख बैरल एक दिन में आप निकाल सकते हो. ये आपका कोटा है, आप इससे ज्यादा नहीं. अच्छा, तेल उसी का, उसी के देश में, उसी का अधिकार, लेकिन क्योंकि आप ओपेक के मेंबर हैं तो ओपेक ये कहता है कि आप 3 से 3.5 मिलियन यानी कि 30-35 लाख बैरल से ज्यादा एक दिन में आप नहीं निकाल सकते. OPEC membership sacrifices in terms of lost revenues were being made disproportionately by the UAE. अब UAE का ये कहना है कि यार बाकी लोगों के पास जिनकी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, जो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हम तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप हमें कह रहे हो कि आप कम करो, तो वो जो नुकसान है मिलियन प्लस बैरल्स का डेली का डेली, वो कौन पूरा कर रहा है? वो कौन पूरा करेगा हमारे लिए? भाई हमने तो सैक्रिफाइस कर दिया. आपने बोला कि भाईचारे के लिए आप बलिदान दे दो, हमने बलिदान दे दिया, हमें क्या मिला उसका?
The Emiratis were members even before they became a nation state in 71. OPEC is less important to world oil markets than it was in 1970s. With the 85% share of the internationally traded oil, it had then more like 50% today. Oil is also less critical to the world economy than it was in 70s. OPEC has leverage now, but not a monopoly. It can't hold the world to ransom as it were. ये एक कहने वाली बात है, ठीक है। पर अगर आप फिर भी कहते हैं कि अगर 50% भी है तो भाई 50% भी बहुत होता है, हाफ है पूरी दुनिया का, तो आप 50% को हल्के में नहीं ले सकते। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन मिलियन बैरल्स पर डे, ये देखिए साहब, सऊदी का है 8.96, इराक का है 3.86, ईरान का 3.26, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्लाइटली लेस देन 3 मिलियन। ये है 2024 के फिगर्स, ठीक है ना। और बार बार बोलना कि नहीं आप बहुत कर रहे हो, आप कम करो कम करो कम करो, ऑयल के प्राइसेस को मैनेज करो। अब उन्होंने बोला कि भाई ये सब बलिदान हम लोग नहीं दे सकते, और हमारी जो खुशी होगी, हमारे देश के लिए जो ठीक होगा हम वो करेंगे। ये ग्रुप में चलना और ग्रुप की बातें मानना। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो कोटास दिए गए हैं कि तुम इतना तेल अपना बेच सकते हो, तुम इतना बेच सकते हो, ये बेसिकली अनफेयर है, ये मॉडली अनफेयर है। The UAE's exit from OPEC won't expand ग्लोबल ऑयल सप्लाईज राइट अवे। बेसिकली दोस्तों जो यूएई का मूव है ना, ये अपने आप को असर्ट करने के लिए है कि नहीं हम भी कोई हैं, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, और हम इंडिपेंडेंट हैं, और हमें जैसे बेचना होगा, जहां बेचना होगा, हम उस हिसाब से बेचेंगे। दिस एग्जिट ऑफ ओपेक फिट्स इनटू द यूएई नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी विद की एनर्जी कंज्यूमर्स एज वेल, इंक्लूडिंग अ फ्यूचर रिलेशनशिप विद चाइना and more competitive relationship with Saudi Arabia. The exit won't immediately change export capacities in the UAE's lone pipeline around the Strait of Hormuz to the port of Fujairah on the Gulf of Oman is already running at full capacity. तो बेसिकली क्या है कि पाइपलाइन से भी कर रहे हैं, पाइपलाइन से भी तेल भेज रहे हैं, जहाजों से भी भेज रहे हैं, लेकिन वो जो जहाज है दोस्तों, आप ये देखिए ना कि कितना ज्यादा हिट हुआ है ईरान की लड़ाई की वजह से, कितना ज्यादा हिट हुआ है यूएई के रेवेन्यूज को। कतर को भी, वाई नॉट, हम कतर का नाम क्यों भूल रहे हैं, बहरेन को भी क्यों भूल रहे हैं, सऊदी अरब को भी हुआ है। सऊदी अरब के पास रेड सी वाला इलाका है, लेकिन इन लोगों के पास तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। आपने हॉर्मूज ब्लॉक कर दिया तो फिर वो ओपेक वाला भाईचारा कहां गया? ईरान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओपेक ना। अब आप देखिए ईरान ने क्या करा, बेसिकली अपने सारे कॉम्पिटिशन को बर्बाद कर दिया। जो टॉप है वो नीचे किसी के पास कुछ हैं मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, उसको मारो गोली। वो छोटे लोग हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं। आपने कभी सोचा उस लिस्ट, आपने याद है आपको लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी 2-3 स्लाइड पहले? ईरान ने जो भी कंपटीशन था, अपनी कंपटीशन का खत्म कर दिया मामला। अब ईरान को प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ब्लॉक करा गल्फ ऑफ ओमान? इसलिए ब्लॉक करा कि इसने, यानी कि ईरान ने अपनी कंपटीशन बर्बाद कर दी। कतर अब गैस नहीं बेच पा रहा, सऊदी अरब तेल नहीं बेच पा रहा, यूएई की दुकान बंद कर रहे हैं, बहरेन की दुकान बंद कर रहे हैं। ये सब की दुकानें बंद करने के चक्कर में है। कतर का एक शोर मिलता है अरेबियन सी से, कतर फिर अपना काम कर सकता है। लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट कतर कैन मैनेज, सऊदी अरब कैन ऑल्सो मैनेज अ लिटिल बिट। लेकिन बाकी देश ये तो फंस गए बीच में, ये कहां जाएंगे? तो ईरान ने ऐसा कर दिया कि जो भी ईरान को कंपटीशन दे रहा है, ईरान ने उनकी दुकान बंद करने की कोशिश करी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी बिजनेसमैन है, उसने बोला कि गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगाओ, जिसने सबकी दुकान बंद करी है मैं उसी की दुकान बंद कर देता हूं। अब ईरान खुद का तेल नहीं बेच पा रहा क्योंकि वहां पे अमेरिकन शिप्स हैं। विदाउट ओपेक प्रोडक्शन लिमिट्स यूएई कुड हेल्प लोअर पोस्ट वॉर ऑयल प्राइसेस। अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, वंस द वॉर एंड द यूएई कुड रीच इट्स प्री कॉन्फ्लिक्ट गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू 5 मिलियन बैरल्स पर डे, इन टर्न हेल्पिंग क्रूड बेंचमार्क्स टू नॉर्मलाइज। अब ये जो तेल के दाम है दोस्तों, ये जो है ना, ये $100 क्रॉस कर गए हैं। दीज हैव क्रॉस्ड $100 पर बैरल। अगर ये जो कहते हैं 2.8, 2.9 या इवन 3 मिलियन बैरल्स पर डे कर रहा था, वो अचानक अपनी कैपेसिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द वॉर ये कह देता है कि हम 5 मिलियन बैरल्स कर देते हैं यूएई, यानी कि मार्केट में इतना तेल और आ गया। जब मार्केट में इतना तेल और आ गया तो जाहिर सी बात है कि तेल के भाव गिरेंगे, वो गिरने ही हैं। और यही चीज, अब ऐसा तो नहीं कि सऊदी अरब रोके रहेगा अपने आप को, वो तो देखिए डील तब होती है जब सब मानते हैं। अगर कल यूएई कहता है कि हम 5 मिलियन बैरल बेचेंगे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तो सऊदी अरब कहेगा हम भी बेचेंगे, फिर इराक कहेगा हम भी बेचेंगे, फिर सभी बेचेंगे ना, फिर तेल के भाव गिरेंगे। यही आर्ग्यूमेंट ये एसोसिएटेड प्रेस का आर्टिकल दे रहा है कि इससे तेल के दाम घटेंगे इन द लॉन्ग रन। ये इमीडिएटली नहीं होने वाला, पर जब ये खत्म होगी लड़ाई ईरान वाली, तब यह मामला होगा। देयर विल बी मैसिव डंपिंग ऑफ ऑयल इन द मार्केट। अब दोस्तों एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आखिरी स्लाइड है, मैं आपके सामने
ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, फिर आप डालिए कमेंट्स में, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डालिए, आप अपने ऑब्जर्वेशन डालिए। देखिए साहब, 12 अप्रैल को डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं यूएई के प्रेसिडेंट को अबू धाबी में, और डॉक्टर एस जयशंकर लिखते हैं, डीपली ऑनर्ड टू कॉल ऑन प्रेसिडेंट ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जायद इन अबू धाबी टुडे, कन्वेड वार्म ग्रीटिंग्स। वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने बात करी, थैंक हिम फॉर हिज गाइडेंस ऑन फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहां पे डॉक्टर जयशंकर मिल रहे हैं इनसे। डॉक्टर जयशंकर 12 अप्रैल को जाते हैं, 26 अप्रैल को एनएसए अजीत डोभाल जाते हैं, और इंडिया इन यूएई ट्वीट करता है, एनएसए अजीत डोभाल पेड एन ऑफिशियल विजिट टू यूएई, ही कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, conveyed greetings of PM Narendra Modi, measures to deepen comprehensive strategic partnership। अब ये देखिए, comprehensive strategic partnership, comprehensive strategic partnership। 12 अप्रैल, 26 अप्रैल, ठीक है। और डोभाल साहब के 2 दिन मिलने के बाद ये कहता है कि हम ओपेक से हट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का कोई रोल था, आई एम नॉट सेइंग दैट। यूएई एक सॉवरेन नेशन है, अपने हिसाब से वो इंडिया से नहीं पूछेगा कि क्या हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से अपने फैसले करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनएसए को और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को पता था कि ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, वरना इस वक्त दोनों का जाना और मोदी जी का बात करना फोन पे कुछ दिन पहले, और फिर इन लोगों का जाना, ये देखिए, ये 12 को गए हैं और बार 26 है ना, 14 दिन के फासले पे गए, और उसके 48 घंटे के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। दे न्यू एंड इंडिया हैज टेकन अ सर्टेन पोजीशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। आप लिखिएगा जरा, मैं चाहता हूं कि आप जरा लिखें, मैं पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स पढ़ूं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ओपेक के बारे में बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी है। अब इंडिया में क्या है कि चुनाव चल रहे हैं, तो वोटिंग चल रही है, तो ज्यादातर क्या होता है, पॉलिटिकल न्यूज कवर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकल न्यूज भी कवर होनी चाहिए। बहुत बड़ा फैसला किया यूएई ने, इसके रिपरकशन क्या होंगे भारत पे, दुनिया पे, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।